अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। काफ़ी हैपनिंग वाला वीक था ये, और एक बड़ी देर से जिसको कहते हैं ना कि जिसका तस्करा चल रहा था वो वाला मामला भी आखिरकार हो गया। नए आर्मी चीफ जो हैं वो अपॉइंट हो चुके हैं और बखैर खूबी ये मरहला तय हो गया है। आसिम मुनीर साहब नए आर्मी चीफ होंगे और ओहदे की कमान 29 नवंबर से संभाल लेंगे। ये मामला तो हो गया, लेकिन इसके बाद अब क्या होगा, ये अगला सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी पनप रहा है क्योंकि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च अपने मंतकी अंजाम तक तकरीबन कल पहुंचने वाला है, जिसे अब कमोबेश एक जलसे में ही कन्वर्ट कर दिया गया है। और कल वहां पर बड़ी तादाद में उनका कहना है कि लोग जमा होंगे और एक इज्तिमा होगा। धरने के हवाले से कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोई इस तरह का डिसीजन लेने जा रहे हैं खान साहब, क्योंकि जो शराइत जिन पर जलसे की इजाज़त मिली है उसमें ये शर्त भी शामिल है कि आप धरना नहीं देंगे, बल्कि जब आप 26 को आएंगे तो 26 को ही ये इज्तिमा ख़त्म भी होगा। और ये सारी सूरत हाल है। बार बार स्टेज तब्दील करने की बातें हो रही हैं। इमरान खान साहब आखिर इस इज्तिमा से अब क्या लेना चाहते हैं? बहुत से लोग पहले तो कह रहे थे कि इस लॉन्ग मार्च का मकसद ही तैनाती के हवाले से असरअंदाज होना है। तैनाती तो अब हो चुकी, तो फिर अब इस लॉन्ग मार्च का, इस जलसे का मकसद क्या है? जबकि इमरान खान साहब अभी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब भी नहीं है, इसके बावजूद, थ्रेट्स के बावजूद वो यहाँ पर क्यों आना चाहते हैं, क्यों लीड करना चाहते हैं? ये भी बड़े सवालात हैं कि आखिर वो इससे क्या हासिल कर लेंगे। और नए आर्मी चीफ के ऊपर क्या इस वक्त प्रेशर्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं उनके सामने, क्या उनकी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, इसके हवाले से भी काफ़ी गुफ्तगू कल से आप सुन रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहते हुए पहले इमरान साहब की तरफ जाऊँगी। इमरान साहब, अब इमरान खान साहब कल जो है वो रावलपिंडी में एक इज्तिमा कर रहे हैं। वो लॉन्ग मार्च का सिलसिला जो मोबिलाइज़ कर रहे थे वो मुख्तलिफ इलाकों से, शहरों से, GT रोड, ये वो अब कल जो है वो मुंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। क्या इलेक्शन की डेट कल मिल जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, इलेक्शन की डेट तो नहीं मिलेगी कल। ये तो आप लिख के रख लें कि कल उन्हें इलेक्शन क्या मिलेगा? फिलहाल तो उन्हें, मेरा ख्याल है कि शायद कोई दिलासा मिल जाए। वो भी हुकूमत इस मूड में नहीं है कि उन्हें दिलासा भी दे अभी। अच्छा। लेकिन जो सबसे अहम बात है समीना, वो ये है कि इस बात में कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को संगीन ख़तरात लाहक है। और ये बात सिर्फ आज राना सनाउल्लाह साहब ने नहीं की, या राना सनाउल्लाह ने ये नहीं कहा कि तमाम एजेंसीज, बल्कि ख़ुद इमरान खान 20 दफ़ा ये ख़ुद भी बात कर चुके हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। और आज भी मीडिया पे उनका एक बयान चल रहा था कि वो किसी इंटरव्यू, बहुत से साफी बता चुके हैं, भट्टी साहब ने भी कहा है कि दोबारा भी अटैक होने का चांस है। बहुत से साफी कह चुके हैं। और उसके अलावा ये कि खुद इमरान खान साहब ने ये कहा है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि उन्हें मौत का खौफ भी नहीं रहा। लेकिन आप मेरी बात सुने, अल्लाह रहम करे। क्यों है उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट ये कल का इज्तिमा? इक़्तिदार के लिए। कल तो वो आप खुद ही कह रहे हो। हाँ, अगर आपको पता है, मुझे पता है कि कल डेट नहीं मिलेगी, तो उन्हें भी तो पता होगा ना, फिर क्यों करना चाह रहे हैं? पता है, लेकिन वो ये चाहते हैं ना कि जो इतनी उन्होंने मेहनत की है, इतने जलसे किए, इतने जुलूस किए, इतने लॉन्ग मार्च किए, उसी लॉन्ग मार्च के दौरान उन्हें गोलियां भी लग गई, तो अब उसको मंतकी अंजाम तक किसी फेस सेविंग के तहत ही पहुंचाना है ना। हुकूमत पे दबाव उन्होंने कायम रखना है। उन्होंने ये थोड़ा कि एकदम से बिल्कुल बैठ जाएं और कहें कि जी चले सब अच्छा है। उन्होंने हुकूमत पे दबाव बढ़ाते रहना है। और ये आप भूल जाएं कि अगर कल भी उन्हें कोई डेट नहीं मिलती तो इमरान खान साहब हाथ मुंह धो के तो बैठ जाएंगे। वो तो वो कह चुके हैं, तहरीक तो जारी रहती है। बिल्कुल, वो करेंगे। और उसके अलावा एक और बात कि आज भी उन्होंने एक बात ये की है कि चाहे इलेक्शन अक्टूबर में चले जाएं, वो अपनी तहरीक जो है उससे बात असल में ये तहरीक अब एक तरह से कैंपेन भी बन चुकी है, इलेक्शन कैंपेन भी बन चुकी है। ये है ही इलेक्शन कैंपेन। अच्छा, चलिए ठीक है, इलेक्शन के लिए भी है और इलेक्शन की कैंपेन भी है। ठीक हो गया। चौधरी साहब, इमरान खान साहब को अलर्ट जारी किए गए हैं, उनकी खतरा है उनकी जान को, सब इस बात को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। फिर कल ऐसा क्या उन्हें मिलने जा रहा है जिसके लिए वो इतना खतरा भी मोल ले रहे हैं, तकलीफ में भी अभी हैं, फिर भी वहां पहुंच रहे हैं? क्या है ऐसा कल? देखिए, ये खतरे वाली बात जो है ये तो दुरुस्त है, लेकिन इस पे मैं इस बात पे मुझे थोड़ी हैरानगी है कि एक तरफ तो जो है रेड अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ उनको जो है स्टेज के बिल्कुल पास, जहाँ पे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की उनकी पार्टी ने कि परेड ग्राउंड में उनको उतरने की इजाज़त दी जाए, और परेड ग्राउंड में GHQ ने
ये कहा कि उनको कोई उस पर एतराज़ नहीं है। आप डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने फॉर द रीजंस बेस्ट नोन टू देम अगर वो वहाँ पे आए और ख़तरात जो है, देखिए जो सियासी लोग हैं, ये जो बड़े लोग हैं, इनको ख़तरात तो लाक होते रहते हैं और पिंडी शहर में जो है वो उसकी तारीख़ भी कोई बहुत रोशन नहीं है। लियाकत अली ख़ान साहब से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब से लेके और ख़ासकर एक अटैक हो चुका है इमरान खान साहब के ऊपर, तो ये बातें तो बिल्कुल समझ में आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, ज़ाहिर है वो अपनी हदायत जो फैसल चौधरी साहब, बड़ी माजरत के साथ आपकी इस बात को काट रहा हूँ, लेकिन ये आपको याद होगा कि जिस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जब शहादत हुई, उससे एक रात पहले उस वक्त एक इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह उनके पास सारी रात बैठे रहे थे और उनसे मिन्नतें करते रहे थे कि आप मेहरबानी करें और सुबह जलसा ना करें। लेकिन मोहतरमा ने ना सिर्फ वो जलसा किया, वो मज़ीद थी, बल्कि उसके बाद वो वेव करने के लिए जब निकली तो जो हादसा हुआ और वो शहीद हो गई। तो लीडरों को थोड़ी सी एहतियात भी तो करनी चाहिए। नहीं, एहतियात तो बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन इमरान साहब एक जो सियासी आदमी है, जो सियासी लीडर है, वो सियासी जलसों से या इंसारों से या अपने जो मामलात हैं उनसे अलहदा नहीं रह सकता। बिल्कुल ठीक। ये भी एक प्रॉब्लम है। जो सियासतदान, जो लीडर्स होते हैं, बड़ी थिन और बड़ी टाइट रोप के ऊपर वो वॉक कर रहे होते हैं। उनको वहाँ पे अपने मामलात भी दुरुस्त रखने होते हैं, अपनी जान का भी तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, ना सिर्फ अपनी जान बल्कि साथ में मौजूद जो दूसरे लोग हैं उनकी जान जो है वो भी ख़तरे में होती है। इन सारी बात के बावजूद जो मकसद है, जो एक तहरीक जिस ऑब्जेक्ट के लिए चलाई गई है, उसका जो है, अगर वो आपने जो पहले बात की है कि अगर वो इस तरह से आराम से बैठ जाएंगे तो उनका जो सारा कैंपेन है, उनकी जो सारी पीछे एक स्ट्रगल है, जो एक उन्होंने पूरा पब्लिक को अपने साथ मैस एक मूवमेंट चला के अपने साथ किया है, वो कराची से लेके खैबर तक इलेक्शन भी उसी वजह से जीते हैं, तो उसको वो एक कैसे अपना जो है वो जाने दे सकते हैं। तो इस तरह के जो मामलात हैं उसमें रिस्क भी लेना पड़ता है लीडरान को। चलिए, इसमें मैं अभी दोबारा भी आपसे डिस्कशन मजीद करती हूँ। चौधरी साहब, हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, कॉलम निगार, उनकी भी राय जानते हैं और साथ में चूँकि वो बाखबर सहाफ़ी हैं तो उनसे कुछ खबरें भी कोशिश करेंगे जान सकें आइंदा आने वाले दिनों का मंजरनामा क्या देख रहे हैं वो। हारून रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि लॉन्ग मार्च के हवाले से जो थ्रेट्स हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपके ख्याल से बड़े कीमती है जान खान साहब की, ज़ाहिर एक एसेट है वो हमारे मुल्क का, बहुत बड़े मकबूल लीडर हैं, क्या उन्हें इतना ज़्यादा इसको रिस्क लेना चाहिए जबकि ये वो जानते हैं कि कल उन्हें कोई इलेक्शन की डेट तो फ़ौरन नहीं मिल जाएगी? राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं की है कि उन्हें उनकी जान की फिक्र है। राना सनाउल्लाह साहब ने उन्हें डराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर संजीदगी से कोई पैगाम देना होता तो उसका और तरीका था, और लोगों के जरिए दिया जाना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं। दूसरा मकसद यह है कि अगर कोई वाक़या हो जाए तो हम पे जिम्मेदारी ना आ पड़े। देखिए, उनकी जरूरत है, ये हर आदमी की एक उस्ताद तबाह होती है। कोई दुनिया में रेयर आदमी होता है जो अपने तज्जिए पे और अपने फलसफे पे जिंदगी गुजारता है। लोग अपनी उस्ताद तबाह पे जिंदगी गुजारते हैं, अपनी पसंद नापसंद पे। खान साहब का एक मिजाज है, वो ये समझते हैं कि मैं मुतहर्रिक रखूंगा वोटरों को और हुकूमत पे दबाव रहेगा, दो अदारों पे दबाव रहेगा, इलेक्शन में जल्द हासिल कर सकूंगा, मेरे लोग मुतहर्रिक रहेंगे। वो उनके जहन में बात बैठी हुई है, 2/3 अक्सरियत मुझे चाहिए। सही है या नहीं है, देखना ये होता है पॉलिटिक्स में मुमकिनात क्या हैं, पॉसिबिलिटीज क्या हैं, वो इसको दुरुस्त समझते हैं। और जाहिर है वो जब बायजीद से तैमूर की जंग हुई तो बायजीद उस वक्त तक कहता था कि मेरी लुगत में तो शिकस्त का लफ्ज ही नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई इतनी तुर्कों की तादाद है, तैमूर के जनरलों ने कहा तादाद में ज्यादा हैं, जंगजू बेहतर हैं, तजर्बा है, इलाका उनका है। तो उसने कहा तादाद कोई चीज नहीं होती, यही उसने करबा में कहा था अपने साथियों से। तो जो आदमी का मिजाज होता है वो एक जंगजुआना मिजाज है उनका, उन्हें फतह नजर आ रही है, उन्हें साजिशें भी दिखाई दे रही हैं, कातलाना हमला उन पर हुआ है,
मेरी अभी उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा फिर हो सकता है, लेकिन बहरहाल वो तुले हुए हैं। लेकिन हारून रशीद साहब, आप कह रहे हैं उन्हें फतह नज़र आ रही है, हम ये देख रहे हैं कि एक नई अपॉइंटमेंट भी हो गई है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वो अपॉइंटमेंट भी खुद इमरान खान साहब अपने हाथ से भी नहीं कर सके, और वो शायद जिनको लाना चाहते थे वो तो दूर की बात, जिनको नहीं लाना चाहते थे वो अपॉइंटमेंट हो गई। तो आप समझते हैं ये कोई अपॉइंटमेंट का मामला वाकई उनके लिए इतना सीरियस था और इससे वाकई कोई उनकी शिकस्त हो गई है? अपॉइंटमेंट का किस्सा खत्म हो गया, कोई शिकस्त नहीं हुई, उसको उन्होंने टैक्टफुली हैंडल कर लिया और अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बाकी इंसानों की तकदीरों के फैसले अफराद नहीं करते, तारीखी, सियासी, समाजी और माशी अवामल करते हैं। 59% लोगों ने RIS क्या बता, IRS क्या है उसके क्या जो काबिल एतमाद है कि 59% लोगों ने ये कहा कि इमरान खान मुल्क को क्राइसिस से निकाल सकते हैं, और 19% ने कहा नवाज शरीफ निकाल सकते हैं। जब खल्के खुदा टूट पड़ी है तो क्या करेंगे? ज़िमनी इलेक्शन में क्या कर लिया था? पंजाब में हुकूमत हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट में भी हमदर्दी उसके लिए थी, रुपया भी उनके पास ज्यादा था, उनको अपनी सर्वाइवल का मसला भी था, क्या कर लिया था उस वक्त दोनों ज़िमनी इलेक्शनों में। अच्छा, और अब तो फर्क बढ़ रहा है, हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान की मकबूलियत बढ़ रही है। हारून रशीद साहब, ये फरमाइएगा कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इमरान खान साहब जंगजुआना जो है वो रखते हैं, अपना हमेशा से स्टाइल है उनका, मिजाज उनका ऐसा है, लेकिन ये फरमाइएगा कि क्या जब अगर वाकई इतना थ्रेट हो, जब उन्होंने खुद आपसे भी कहा, मीडिया से मुख्तलिफ बात करते हुए उन्होंने कई दफ़ा खुद भी ये कहा है, हुकूमत भी कह रही है, तो दो चीज़ें हैं। एक तो मैं खुद इस बात को जानता हूँ कि 2008 के इलेक्शन में उस वक्त जब मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को इस तरह का थ्रेट था, तो उस वक्त के निगरान वज़ीर आला नजम सेठी साहब खुद चल के उनके पास गए थे और उनसे कहा था कि आप इस आखिरी रोज़ कैंपेन ना करें, आपकी जान को एक बड़ा सीरियस थ्रेट है। तो वो आप वाली बात ही कि वो उसमें फिर अगर वाकई हो तो लोग चले भी जाते हैं। दूसरी बात यह कि क्या खान साहब को ये नहीं चाहिए कि वो कोई बुलेट प्रूफ या बम प्रूफ जो उनका हो साथ, जो उनका उन्होंने अब तो बम प्रूफ बना लिया मेरा ख्याल है जो कंटेनर है, तो उसमें रहते हुए खिताब कर दें, लोगों में मौजूद ज़रूर हों लेकिन एहतियात भी तो लाजिम है। नहीं, वो तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दलील की बात है ये, मुस्लिम हिस्ट्री में पहले यानी दूसरे और तीसरे और चौथे जो खुलफाए राशिदीन थे वहां से लेके अब तक, और भी दुनिया की तारीख में भी ऐसे बहुत से वाकयात हैं। अपनी हिफाजत का तो बंदोबस्त करना चाहिए। एक शाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले और उन्होंने कहा काश कोई पहरा देता। जाहिर है मुसलमान तो हर वक्त तैयार ही रहते थे। तो ये अपनी हिफाजत करना जो है ये तो एक शरई तौर पे भी जरूरी है, होशमंदी का भी यही तकाजा है। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, बस आदमी का एक मिजाज होता है, उसका क्या किया जाए। मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ एहतियात तो वो करेंगे। और वो उन्होंने बुलाए हैं अपना वहां से कुछ अपना पख्तूनख्वा से कुछ वेल ट्रेंड लोग बुलाए हैं और वो उनके गिर्द ज़ाहिर घेरा डाल के उम्मीद है खड़े रहेंगे। लेकिन बहरहाल दूसरा ये एक उसूल और भी है, और वो अबदी और अटल उसूल है, उसमें कोई तरमीम नहीं हो सकती। 3 बर्रे आज़मों में तैमूर ने जंगे लड़ी, 3 बर्रे आज़मों में, और बिस्तर पे मरा था। यही जनाब खालिद बिन वलीद की कहानी है। जब जिसका वक्त मुकर्रर है जाना उसने उसी वक्त। अच्छा हारून साहब, पंजाब में भी हुकूमत इनकी है, अपने वजीर आला हैं इनके, अपनी हुकूमत, अपनी पुलिस, तो फिर KP से बंदे मंगवाने की क्या जरूरत है? KP पुलिस अपने वजीर आला है, कमाल करते हैं आप तजुर्बाकार अखबार अपने वजीर आला है। नहीं, इनके PTI तो क्या है ना अपने वजीर आला है। नहीं, आज आपने ट्वीट भी किया है तो मैंने कहा मैं पूछ लूं कि अपनी PTI की हुकूमत, अपने वजीर आला खान साहब ने आज भी उनकी तारीफ भी की है, तो फिर अदब इत्माद क्यों? वो तारीफ ना तो क्या करें, ये मुझे सियासत में बड़ी मजबूरियां होती हैं। सही, तारीफ ना करें तो क्या करें, और भी साजिश करेंगे और भी गड़बड़। परवेज चौधरी, परवेज इलाही पे जिस शख्स ने एतमाद किया, बीच में नवाज शरीफ से सौदा नहीं कर लिया था उन्होंने? खुद मुझे उन्होंने बताया कि मेरी डील हो गई थी, फिर मुझे पता चला कि नवाज शरीफ का प्लान ये है कि कुछ दिन के बाद अपनी हमायत वापस ले लेंगे। सही। अच्छा, ये फरमाइएगा हारून रशीद साहब, अब नए आर्मी चीफ भी आ गए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं,
कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अब उन्हें कोई सियासी किरदार अदा ही नहीं करना चाहिए और जो सियासतदान है वो आपस में मामला तय करें। लेकिन आप क्या समझते हैं कि उन्हें इस सारे बहरान से निकालने के लिए कोई किरदार अदा करना चाहिए? जी, खामोशी के साथ उन्हें कशीदगी कम करने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन एलानिया नहीं। कुछ लोगों के तबस्सुत से कशीदगी जितनी कम होगी, रूल्स ऑफ गेम तय होंगे, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे, उतना ही अच्छा है। और कुछ चीजें हैं उसपे अपोजिशन सारी पार्टियों का कंसेंसस होना चाहिए। वैसे हालात ऐसे हैं कि फर्ज कीजिए उनकी जगह कोई दूसरा आदमी होता, उनसे तो खैर जो लोग उन्हें जानते हैं वो कहते हैं कि वो नहीं करेंगे, कोई वो ज़ाब्ता पसंद आदमी है, लेकिन कोई दूसरा आदमी होता, करना भी चाहता तो नहीं कर सकता था। आपने देख नहीं दिया ज़िमनी इलेक्शन में वो 20-25% वोटों का फर्क है। अब ये तो क्या कमाल है ना कि वो मीडिया में नून लीग का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, और मीडिया का वो दिन याद है जब जरो जवाहिर की बारिश होती थी नून लीग की हुकूमत में, तो मीडिया जो है उसमें ज्यादातर लोग जो है वो नून लीग के साथ हैं। मुकाबला कोई है ही नहीं इमरान खान के साथ उनका। इमरान खान 2/3 नहीं, फेयर इलेक्शन में 3/4 मेजोरिटी ले सकते हैं। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हारून रशीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हारून रशीद साहब का तज्जिया नाज़रीन आपने सुना कि क्या फोर्सी कर रहा है आने वाले दिनों में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद भी सियासी हलचल के हवाले से गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और तैयारियां उरूज पर हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं रावलपिंडी में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च है, जो कल बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है, उसके हवाले से काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं पीटीआई के लीडरान भी, और क्या आवाम भी उतनी एक्साइटेड है। काफ़ी हम देख रहे हैं रैलियाँ भी निकल रही हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सदाम मांगट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ओवरऑल भी सिचुएशन जानते हैं। और ये भी कि बार बार कहा जा रहा है कि स्टेज भी चेंज किया जा रहा है, कोई इंतज़ाम या ताउन नहीं सही कर रही, जबकि यहाँ पर तो खुद पीटीआई की भी हुकूमत है। तो ये वजूहात क्यों बन रही हैं? सद्दाम, क्या माहौल है इस वक्त पिंडी का, और क्या इंतजामात अभी तक हतमी नहीं तय हो सके कल के इज्तिमा के लिए? देखिए जी, इस वक्त मैं रावलपिंडी मरी रोड जो है वो नवाज शरीफ पार्क के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और अगर हम बात करें कारकुनान के जोश और जज्बे की, तो उनको देख के इस वक्त ऐसे महसूस होता है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है या धरना है वो कल नहीं बल्कि आज ही शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में लोग, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हर खवातीन भी इस वक्त हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जो कारकुनान हैं वो मुख्तलिफ नगमों पर जो है वो यहाँ पर रक्स करते भी दिखाई दे रहे हैं। कारकुनान बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, और उनका ये कहना है कि जब तक हमारे कायद यहाँ पर पहुँचेंगे हम उनका इंतज़ार करेंगे। जिस तरह हमारे कायद जो है वो लाहे अमल बनाएंगे, उस तरह अगला लाहे अमल जो है वो तय किया जाएगा। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अगर आपको दिखा सके तो बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जो है वो फैसल जावेद साहब भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे कल के हवाले से? कितने लोग पीटीआई जो है वो यहाँ पर जमा कर सकेंगे? अभी जो कैंप्स में हम गए, हमने देखा है जो लोगों का जोश खरोश, जिस बड़ी तादाद में, खास तौर पे फैमिलीज जिस बड़ी तादाद में अभी से यहाँ पे आना शुरू की, छोटे छोटे बच्चे अपनी माओं के साथ यहाँ पर हैं। ये जज्बा, कमाल जज्बा इस कौम का, और इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और इंशाल्लाह सबसे पुरअमन एहतजाज होगा। इमरान खान साहब 1 बजे खिताब करेंगे और सबको इंतजार है कि अब कप्तान आगे का क्या लाएमल देते हैं। अच्छा, एक चीज बताएं, ये धरना होगा या जलसा होगा? इस हवाले से कोई ऐलान है? ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को पता है, हमें भी नहीं पता, लेकिन यहाँ तो लोग पूरी तैयारी करके आए हुए हैं। इमरान खान कहेंगे रुक जाओ तो लोग यहाँ टेंट्स लगे हुए हैं, सब इंतजामात हैं। एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी कि कितने लोग जो है वो रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पावर शो है उसमें शामिल होंगे? देखिए, तादाद में तो कुछ नहीं कह सकता, ये तो मिलियंस में होगी, यकीन कीजिए। आप कल खुद देखेंगे, GNN दिखाएगा दुनिया को। और ये स्टेज वाला क्या मामला था, उस हवाले से क्या पेशरफ्त अभी हुई है? स्टेज पे आंख मिचौली चलती रही, पता नहीं इनको क्या बौखलाहट है, और लेकिन अब मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। तैयारियों के लिए कम टाइम मिला है, यकीन कीजिए, लेकिन पूरी हमारी टीम्स लगी हुई हैं, और पूरी कौम ने तैयारी असल में कर ली हुई है हकीकी आज़ादी की।
और जो जज्बा आज पाकिस्तान बचाने की तहरीक में इमरान खान के साथ है, ऐसा ही जज्बा कौम का पाकिस्तान बनाने की तहरीक में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ था। अच्छा, बिल्कुल जो इंतजामात हैं वो किए जा रहे हैं। टीमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी यहाँ पर मौजूद है, और इसके अलावा जो स्टेज की आपने बात की, तो स्टेज के हवाले से ये 6 रोड के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कायद है इमरान खान, उनका मरकजी स्टेज जो है वहाँ पर बनाया जा रहा है और तैयारियां हो रही हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी फैसल जावेद साहब भी वहाँ पर मौजूद के काफ़ी बड़ी तादाद आएंगे। थैंक यू सद्दाम मागड, आप हमारे साथ मौजूद रहे। फैसल चौधरी साहब की तरफ मैं जाऊंगी, वो बड़ी देर से खामोशी से सुन रहे हैं। चौधरी साहब, फैसल जावेद तो ये कह रहे हैं कि कोई फाइनल नहीं है अभी कि धरना है या जलसा है, लेकिन आपको क्या अंदाज़ा हो रहा है, क्या वाकई धरने की तरफ मामला जा सकते हैं? देखिए, फाइनल कॉल तो इमरान खान साहब ने देनी है कि वो क्या करते हैं, और स्ट्रेटजी जो है वो ज़ाहिर हतमी तौर पे तो इमरान खान साहब ही कल सरप्राइज़ जो है वो का ऐलान करेंगे। अब कल वो मामला किस तरह से होता है, इख्तियार धरना करते हैं या सिर्फ जलसा करते हैं, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि शायद धरने की तरफ बात ना जाए। और उसके बाद उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी मामला जो हैं वो किसी और तरफ चल पड़े हैं और चलने चाहिए। अल्टीमेटली जो गुफ्तगू है ये तो करनी पड़ेगी, इमरान खान साहब को भी करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट को भी करनी पड़ेगी, और इसी में मामलात का हल निकलेगा। और इसी में सब ये तो बात हम पिछले 7 महीने से सुन रहे हैं, लेकिन ना तो कोई गुफ्तगू हुई है, और जो हुई भी है वो बेकार ही रही है। और गवर्नमेंट जो है वो अभी तक अपना जिस तरह भी सही, लेकिन हुकूमत में मौजूद है, चला रही है, वो आगे भी और 8-10 महीने चला लेंगे। देखिए, अभी ये सूरत हाल है ना, कि अभी सूरत हाल ये है कि देखिए ये जो नई चेंज आई है टॉप रॉस में, और उससे पहले जो आखिरी फेयरवेल स्पीच है जनरल बाजवा की, उसमें एक जो मामलात हैं, अभी जो सबसे ज़्यादा बड़े चैलेंजेस जो हैं वो तो ये हैं कि जो डीपोलिटिसाइज करने का एक जो इंदिया दिया गया है उसको प्रैक्टिकल शेप में लाना पड़ेगा, और इमेज जो है, पब्लिक इमेज जो है उसको बेहतर करने जो है ये बड़े चैलेंजेस हैं। बाकी चैलेंजेस जो सरहदों पे हैं वो तो हैं, और दहशतगर्दी का जो ख़तरा दोबारा नमूदार हो रहा है वो तो साथ साथ में है। लेकिन जो कल से आप ये भी देखिए कि ख्वाजा आसिफ साहब का ख़ासकर, क्योंकि वो आज उन्होंने एक टीवी पे ये भी कहा, इमरान खान साहब का ये जो पोस्टिंग है, और ये मैं आपकी उस बात, अब मैं वो आपका सवाल सुन रहा था तो मैं आपको ये ज़रा क्लैरिफाई भी कर दूं कि इमरान खान साहब का इस पोस्टिंग की कभी भी अपोजिशन ना उन्होंने कभी की, ना ही उन्होंने कभी पब्लिक स्टांस लिया, बल्कि जो कल सदर अलवी साहब ने वहाँ पे जाके ये सारा मामला किया, वो इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर ही ये सारा मामला हुआ, और इस पे कोई जो है वो अड़फास नहीं हुई और किसी किस्म की हर्डल नहीं क्रिएट की गई। तो ये तो अच्छी बात है, खुशाइंदा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या ये आपका पॉइंट में थोड़ा सा लेके भी जाऊंगी इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, नई तैनाती हो गई है फाइनली, जिसकी लॉन्ग अवेटेड थी, और सबने उस पर बड़ा एक हम देख रहे थे कि अनसर्टेनिटी सी भी थी, बड़ा ड्रामेटाइज भी हुई आखिर में, लेकिन फाइनली हो गई। आपको लगता है कि कोई वाकई ये पीटीआई के लिए कोई सैड डे था कल का, या फिर आपको लगता है कि कोई भी शख्स आएगा तो वो मामलात दोनों साइड्स पर इक्वली चलाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी हो? देखिए समीना, मैं तो बड़ा इस बात पे ना, इस बात का कायल हूँ कि इस तरह के इदारों में ये नहीं होता कि फ़र्द वाहिद आए तो सब कुछ बिल्कुल उलट के रख दे। ज़रूर उनका असर बहुत होता है, लेकिन इस तरह के इदारों में पॉलिसी साज बैठे होते हैं, चीज़ें होती हैं, बाहमी मशवरे के साथ मामलात होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि कल इमरान खान के लिए कुछ सैड डे था या हुकूमत के लिए बड़ी खुशी की बात थी। अगरचे मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने सारे प्रोसेस को जो है ना मशकूक बनाने के लिए या कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश की। अच्छा, हाँ बिल्कुल कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद एंड ऑफ द डे वो कहते हैं ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। आखिर में जो मामला हुए और जिस तरह से
अलवी साहब भी गए तो ये वहाँ प्रेसिडेंट साहब भी और फिर इमरान खान साहब, वाकई ही अलवी साहब इमरान खान साहब से डिस्कस करने गए थे और अपने भी लोगों से मशवरा करके गए थे और फिर इमरान खान साहब ने भी उनसे कहा कि आप जाके उस पर करें। हालांकि वो थोड़ा तो रंग में बांग डाल सकते थे लेकिन वो नहीं किया, अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ पहली दफ़ा शायद पाकिस्तान में ये हुआ है कि सीनियर मोस्ट जो जनरल हैं उनको चीफ बनाया गया, तो ये अच्छी बात है। जिस तरह अदलिया में ये रवायत है, अदलिया में भी कोई कानून साजी नहीं है ऐसी, लेकिन रवायत है कि सीनियर मोस्ट जो आदमी है वो आके चीफ जस्टिस बन जाता है। उसी तरह अगर आइंदा भी ये रवायत कायम रखी जाए तो आप देखें पिछले सुप्रीम कोर्ट के लिए तो आइन की रिक्वायरमेंट है सीनियर मोस्ट की सुप्रीम कोर्ट के, और उसमें फिर वो यही होता है कि कोई फिक्स डेट भी वैसे नहीं, हाँ जी नहीं, वो उसके लिए ये नहीं है कि कोई फिक्स मुद्दत है कि इतनी देर के लिए है, वो अपनी रिटायरमेंट की डेट तक जो होते हैं सीनियर मोस्ट वो बनते हैं, बिल्कुल इस तरह सबको मौका भी मिलता है। और इसी तरह अगर ये भी होता तो ये जो पिछले 1.5-2 महीने से पूरी कौम को बुखार चढ़ा हुआ था और तमाम एनालिस्ट और तमाम मीडिया इसी पे तमाम सियासतदान फोकस्ड थे, मुल्क का माहौल भी ऐसा था ना, तो इसलिए ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हो गई थी ये तायरा की। नहीं ये हमेशा इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन जिस तरह अब वाला हिसाब था ना, तो उससे देखे ना आलमी मीडिया, किसी आप वो रेडी वाले से भी पूछ लेना, उसको भी पता था टॉप 5 जनरल कौन से हैं। सच में मैं यही कह रहा हूँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि इसको इतना पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, हमें बतौर कौम भी नहीं करना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं इनको प्रोफेशनल अंदाज में लेके जाना चाहिए। और जो इस वक्त शोहरत है, जो नए हमारे आर्मी चीफ बने हैं, देखिए उनकी जो उनको इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं कि कोई इमरान खान साहब कोई इस नए आर्मी चीफ के हवाले से कोई रिजर्वेशंस नहीं थी, या वो नहीं देखना चाहते थे उनको एज ए आर्मी चीफ? नहीं, इमरान खान साहब के हो सकता है ये पसंदीदा ना हो, लेकिन उन्होंने जब हालात देखे थे कि उनको हुकूमत मशवरे में शामिल नहीं कर रही, तो उन्होंने तो कह दिया था कि ठीक है हम चुप करके बैठे हैं, वेट एंड सी की पॉलिसी करेंगे और जो बनेगा। देखिए ये मामला, आप इस बात को समझें कि ये जो आर्मी चीफ का ओहदा होता है ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, और उसमें जो माहौल मिला है, जितना पॉलिटिकल माहौल मिला है, इसमें जो 2-3 बड़े शदीद जो इस वक्त मसाइल हैं जिनका जिक्र अभी फैसल चौधरी साहब ने भी किया था, मुल्क की मीशत का हाल देखें, सरहदों पे देखें, दहशत गर्दी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं संगीन मसाइल हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो आर्मी चीफ हैं वो इनसे ओहदा बरा होंगे, सही तौर पर नबरदाजमा होंगे। लेकिन एक अहम डेवलपमेंट भी सियासी मंजरनामे पे हमने देखी कि फैसल वावडा साहब की जो नाअहली थी वो ताहियात थी, लेकिन वो आज ख़त्म करके सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल के लिए कर दिया। बहुत इसकी क्या लीगल हैसियत है उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं, चौधरी साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं सिंस ही इज़ अ बैरिस्टर। तो दूसरा ये भी उनसे पूछते हैं कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के लिए क्या इसमें कोई रिलीफ है? जी चौधरी साहब, ये आइन और कानून की कोई नई तशरीह है या आपको लगता है कि सही है जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, और क्या ये किसी के लिए रास्ता खोलने के मुतरादिफ है? देखिए, मैं इस बात पे थोड़ा सा हैरान हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है ये जो सेटल्ड जुरिस्प्रूडेंस है उससे डिपार्चर है आज, और इसमें जो फैसल वाडा साहब का, इस बात पे मैं बिल्कुल मैं इस पे कायल हूँ, और मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि बग़ैर ट्रायल किसी को जो है वो आप नाअहल नहीं कर सकते। नाअहली की मुद्दत जो है वो आइन में दर्ज नहीं है। तो अभी 2 जो फैसले हैं, एक इसमें चीफ जस्टिस साहब खुद ऑथर है, ये जिस नाअहली जिस कानून के तहत की गई है, मैं ये समझता हूँ कि वो कानून, ये केस उस कानून के तहत डील नहीं हो सकता। ये 62(1)(f) का केस था, ये पोस्ट इलेक्शन प्री इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन है। पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन का और मामला होता है, और प्री इलेक्शन जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जैसे कि जहांगीर तरीन साहब के केस में और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के केस में ये हुआ कि उनका, और इसके साथ एक लार्जर बेंच जजमेंट है 2018 की, बलोच केस है, उसमें जो नाअहली की मुद्दत 62(1)(f) में है वो ताहियात है। फैसल वाडा साहब के केस में ये था कि उनको किसी अदालत ने नाअहल नहीं किया, इलेक्शन कमीशन की तरफ से नाअहल किए गए थे, जो जिसकी कानून में गुंजाइश नहीं है। और मैं समझता हूँ कि वो उसमें इलेक्शन कमीशन ने अपनी जुरिस्डिक्शन से ज़रा बाहर जाके वो मामला किया था, उसकी हद तक तो बात ये दुरुस्त नज़र आती है इसका। लेकिन जिस तरह से इनकी डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम को ख़त्म किया गया है, इस पर बहुत सारे हल्के जो हैं लीगल वो मुतरज़ होंगे, और अभी इसकी डिटेल जजमेंट्स आएंगी, रीजनिंग आएगी,
तो फिर उस पर देखना पड़ेगा, बिकॉज ये जो सेटल्ड प्रिंसिपल ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का है, हबीब केस में भी है और हबीब अकरम केस है एक, उसमें भी है और बेशुमार और केस भी है। नहीं तो इन नटशेल आपको क्या लगता है नवाज शरीफ साहब को फायदा होगा इस फैसले का? कोई वो अपनी नाअहली खत्म कराने जाएंगे तो क्या ये फैसला कोर्ट हो सकेगा? उनका और इनका इसी में इसलिए फायदा नहीं, इसलिए फायदा नजर नहीं आ रहा ना कि इसमें जो फैसल वाडा साहब ने आज जो जिस तरह से प्रोसीडिंग हुई है, उन्होंने तो जाके अपने गुनाह का इकरार किया है, उन्होंने तो माना है कि हाँ मेरे से गलती हुई। तो क्या नवाज शरीफ साहब ऐसा करने को तैयार होंगे? दूसरा, उनको जिस कानून के तहत डिस्क्वालीफाई किया गया है वो आर्टिकल 63 है, जो जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 62(1)(f) के तहत है। तो वो उसमें फर्क है। तो जो आज वो जो जजमेंट है वो किसी और लॉ के तहत दी गई है, और मियां साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो किसी और लॉ। अच्छा फैसल चौधरी साहब, आप माशाल्लाह कानून को समझते हैं, खुद माहिर कानून है, मुझे ये बताएं कि हमारे कानून के मुताबिक अगर कोई बंदा ये कि जिस तरह फैसल वाडा साहब ने ये कहा कि हाँ जी मैंने झूठा बयान हल्फी जमा करवाया था लेकिन मुझे माफ कर दिया जाए, तो फिर कानून में उसकी माफी इतनी आसान हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। और इसी वजह से मैं समझता हूं कि इस फैसले पे बहुत उंगलियां उठेंगी, क्योंकि किसी कानून में ये नहीं लिखा गया कि आप आए और माफी मांगे और आप उसको करें। दो के अच्छी इंटेंशन से 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन तो फिर भी हुई है ना, खाली ये तो नहीं हो गया कि गैर मशरूत माफी मिल गई है। 5 साल की बहरहाल डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं, 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन समीना इसलिए नहीं ना, या तो फिर आप जो लार्जर बेंच के जजमेंट है आप उनका मामला करें ना, और डी सीट होता है। ये मामलात जो है ना वो एपेक्स कोर्ट में अगर हर केस में एक मुख्तलिफ फैसला आएगा तो वो प्रॉब्लम होती है, उसमें बहुत ज़्यादा एतराज़ आता है। इसलिए हतमी अगर सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे भी मामलात हतमी तौर पे तय नहीं होने और मतलब मुख्तलिफ केसेस का मुख्तलिफ फैसला आना है तो वो उससे फिर जो है वो कंफ्यूजन बढ़ जाती है। उससे ज्यादा जो सर्टेनिटी आनी चाहिए छोटा सा कमेंट इमरान साहब से भी जरा अगर सर्टेनिटी नहीं आएगी तो फिर उसका फायदा। इमरान साहब, आपको लगता है कि कोई जिस तरह से उन्होंने आखिर में लॉन्ग मार्च के शुरू होने के ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मामला थे उनका कोई ताल्लुक हो सकता है इस केस से? अच्छा नहीं समीना, मैं सच्ची बात है कि पहले भी आपसे कई दफ़ा कह चुका हूँ ये बात, आज फिर कहने पे मजबूर हो, लेकिन ना मैंने पहले कभी आपकी बात मानी है ना मैं आज मानूंगी। आप इतनी सादा कि जानबूझ के ऐसा करती हैं। देखिए अदालत जरूरत चेंज कर हमारी जो अदालतें हैं ना वो इस तरह से नहीं करती हैं। अदालत ने आज उन्होंने फैसल वाडा की एक बात तो बहरहाल आप माने कि उन्होंने आज ग्रेस दिखाई और जाके वहाँ पे उन्होंने कहा कि जनाब मेरे से गलती हुई है, अदालत ने उसको मान लिया। अदालतें देखिए, अदालतें तो कानून देखती हैं, और फिर उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया वहाँ से सेनेटरशिप से, ये भी बात है। तो जब अदालत ने ये देखा होगा, फाजिल अदालत ने, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने, कि हमने उन्हें 5 साल के लिए नाअहल भी कर दिया है और उन्होंने सेनेटरशिप से भी इस्तीफा दे दिया, तो उन्होंने कहा अदालतें आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला करती हैं और इसी के मुताबिक फैसला हुआ है। इमरान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मईशत की सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे। शरह सूद में इजाफा हो गया, इससे क्या मईशत में कोई बेहतरी आ जाएगी? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज एक खबर सामने आई कि शरह सूद में इजाफा कर दिया गया है, इसको बढ़ा दिया गया 1% मजीद। लेकिन क्या इससे कोई मुल्क को फ़ायदा होगा या उल्टा मज़ीद जो मईशत का क्राइसिस है वो ज़्यादा होता चला जाएगा? बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है मुखालिफिन की जानिब से इस फैसले को, लेकिन महंगाई भी बढ़ रही है, चूँकि जो अभी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है उसके मुताबिक मज़ीद इस हफ्ते में महंगाई की शरह में इजाफा ही हुआ है। तो क्या इसके असरात होंगे, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे और हमारी कोशिश है कि इस सेगमेंट में हम लाजमी कुछ माहिर मईशत भी साथ लें। लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू इमरान साहब से पहले लेती हूँ। इमरान साहब, शरह सूद में इजाफा कर दिया गया है और लोग ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी आपकी मईशत क्राइसिस में कारोबार हो नहीं रहा, ऐसे में इंटरेस्ट रेट आप बढ़ा देंगे तो फिर मज़ीद जो मईशत है वो नीचे ही जाएगी, उसमें कोई भला नहीं होगा। कैसे देखते हैं? समीना देखिए, हुकूमती जो लोग हैं या जो सेक्रेटरी फाइनेंस और हुकूमती जो फाइनेंस की टीम है वो और इंडस्ट्रीज़ और ये सारे वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स मिल के तो जब ये गुफ्तगू करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो उनका ख्याल ये है कि मईशत जो हमारी वो ओवर ईट हो रही है। स्टेट बैंक का भी यही कहना है।
तो उसको असल में स्लो डाउन करने के लिए उन्होंने ये किया है कि शरह सूद में 1% मजीद इजाफा कर दिया। उनका ख्याल है कि ये शरह सूद बढ़ाने से लोग जो हैं वो मईशत क्योंकि स्लो डाउन होगी, लोग जो हैं थोड़ा सा रुकेंगे, खासतौर पर लेकिन क्या ये फैसला सही वाकई इस तरह फ्रूटफुल रहेगा या नहीं? मुजम्मिल असलम साहब इस वक्त मौजूद है, माहिर मईशत भी हैं और पीटीआई के तर्जुमान भी रह चुके हैं खजाना के, उनसे जानते हैं। मुजम्मिल असलम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये मईशत की हालत तो पहले ही बड़ी नागुफ्ता बह है और ऐसे में ये इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया है, तो आपको क्या लग रहा है कि इससे कोई फ़ायदा होगा या उल्टा नुकसान ही होगा? देखिए जी, हुकूमत की इस वक्त टैक्स आमदनी वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह को प्यारी हुई भी है, जो मईशत में सुस्त भी है। ये जो आज 1% शरह सूद बढ़ाया है, इससे इजाफी 300 अरब रुपए साल के जो है ना सूद कीमत में इजाफी अदा करने पड़ेंगे। पहले ही बजट में इन्होंने 4000 अरब रुपए का तखमीना सूद का लगाया हुआ था, जो हम कहते थे इन्होंने कम लगाया, ये 5000 अरब होगा। तो सोचें कि 7500 अरब का अगर ये पूरा कर गए, साल में टैक्स जमा करेंगे, उसमें से 5000 अरब सूद में वापस चले जाएंगे, तो क्या खाक हुकूमत चलेगी? या खाक जिसे कहते हैं ये जो है पाकिस्तान के कर्जे कम करेंगे? ये तो अब सूद के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है इसको। तो ये जो आज फैसला हुआ है, ये इसाकदार साहब हमें ताने देते थे, फिर अपने साबिक वजीर खजाना को ताने दे दे कर आए कि जी इन्होंने सूद इतना बढ़ा दिया, शरह सूद। मैं 25 साल का तजर्बा रखता हूँ, IMF से बात करूंगा ये वो, हालांकि 25 साल, पिछले 25 साल में तो ये 5 साल भी नहीं रहे वजीर खजाना पद भी, बाकी 20 साल IMF से कहाँ पे राब्ते रखे हुए थे इन्होंने। तो मैं आऊंगा, मैं इनको जो है ना मेरा मसला है, अब वो उन्होंने पतली गली ले ली खामोशी से, और आज जो है गवर्नर स्टेट बैंक ने ना सिर्फ शरह सूद बढ़ाया है, बल्कि आप एक जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि पहले वजीर खजाना जो मिफ्ता थे उन्होंने कहा था 11.5% अफराद होगा, स्टेट बैंक ने कहा था 18 से 20, आज स्टेट बैंक ने उसको बढ़ाकर 21 से 23% कर दिए इस साल माली साल की महंगाई का। उसको सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए उन्होंने शरह सूद को जो है 15 से 16% कर दिया है। आज अगर कोई नया कर्ज लेने जाएगा तो उसके ऊपर बैंक 3-4% लगा के 20% पे आपको कर्ज मिलेगा। अब आप सोचें कि 20% पे अगर कोई कर्ज लेगा तो वो तो पक्का जिसे कहते हैं खुद भी दिवालिया होगा और बैंक का भी बेड़ा गर्क करेगा। कहाँ से 20% उतारेगा वो? तो दिवालिया आपने बात की है, दिवालिया की बहुत ज्यादा बात हो रही है कि जो 100% से भी ज्यादा पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट रिस्क है वो बढ़ गया है, लेकिन वजीर खजाना तो मुतमईन है, वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल टाइम पे अदायगियां भी करेंगे और कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं है। देखिए बात ये है कि वजीर खजाना साहब बड़े समझदार आदमी हैं, लेकिन 1990 की बातें करते हैं। आज की जनरेशन जो है वो बहुत आगे निकल गई है उससे। वो कह रहे हैं कि जी मैं लिखवा ले मेरे से कि 5 दिसंबर का बॉन्ड अब जो है उसकी अदायगी कर देंगे, हम डिफॉल्ट नहीं हुए। किसने कहा है कि आप 5 दिसंबर को डिफॉल्ट होते हैं? हम कह रहे हैं पूरे साल में आपने 32 अरब जमा करने हैं, उस 32 अरब में से आपके पास अभी 5 अरब भी नहीं आए, तो आप कहीं ना कहीं फरवरी, मार्च, अप्रैल में जाके लड़क जाएंगे। किसी ने बोला नहीं कि 5 दिसंबर को आप जो है डिफॉल्ट कर रहे हैं। अब वो जो है नया बयानिया लेके चले जी, देखो 5, आज स्टेट बैंक गवर्नर से भी ऐलान करवा दिया कि 5 की जगह हम 2 तारीख को पेमेंट कर देंगे। भाई अल्लाह के वास्ते आप 5 को कर दें, हमें 3 दिन आप पहले कर देंगे तो कोई उससे कोई आपको कोई डॉलरों की बारिश नहीं हो जानी। आप ये बताएं कि दिसंबर के आखिर में तक कितने पैसे लाऊंगा, जनवरी तक कितने लाऊंगा, इतने पैसों में से कितने अरेंज हो गए। ये मिफ्ता इस्माइल साहब 8 महीने से हमें पैसे गिनवा के और ख्वाब दिखा के थका गए, अब ये कर रहे हैं, पैसा कोई नहीं आ रहा कहीं से। तो हम ये बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद अभी इन्होंने ट्वीट की है थोड़ी देर पहले कि पीटीआई के लोग हैं। जी चौधरी साहब कर लीजिए आप बात, एक बात मुकम्मल कर लूं जी। अभी इन्होंने कहा पीटीआई के लोग जो हैं बोल रहे हैं। साहब मैं ये आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जी बोले, अगर पेट्रोल की कीमतें भी ये वापस नहीं बढ़ाई इन्होंने और हुकूमत ने उसको विदहोल्ड किया हुआ है और IMF से इनको मीटिंग नहीं मिल रही है, तो इस सूरत में जो आने वाला जो मुआशी मंजरनामा है वो तो बहुत तेज़ी से भयानक होता हुआ दिखाई दे रहा है और हाथों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको ये गवर्नमेंट जो है ये किस तरह से स्टेबलाइज करेगी? बिकॉज जो इनके फिगर्स और फैक्ट्स हैं वो तो मैच नहीं कर रहे ग्राउंड रियलिटी के ऊपर।
जी यही तो हम बात कर रहे हैं कि जो अदायगी है और जो आना है और जो जाना है वो बिल्कुल मिसमैच है इस वक्त, ठीक है। उसकी वजह से नमूरा जापानीज बैंक है दुनिया का सबसे बड़ा, उसने कल रिपोर्ट शाये की है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया के 7 मुल्कों में से एक है जिसका करेंसी और डिफॉल्ट रिस्क खड़ा है। अब वो कोई पीटीआई का इदारा है, ये क्रेडिट डिफॉल्ट ऑफ रेटिंग एजेंसी 3 दुनिया की बड़ी, S&P, मूडीज, फिच, तीनों ने जो है डाउनग्रेड कर दिया आपको, और वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के हालात नहीं है, और IMF के साथ भी बात नहीं बन रही। अब आपने पेट्रोल की बात की है, देखिए जी जिस दिन इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी ना, $105 का तेल था, अब $75 का है, वहां से यानी कि तकरीबन 30% नीचे है, और पेट्रोल वहां से ₹50 ऊपर किया हुआ है। इन्होंने अभी ₹50 पेट्रोलियम लेवी ले रहे हैं इस पर। अब IMF इनको कह रहा है कि भाई आपके बस की बात नहीं है टैक्स कलेक्ट करना, आप 17% सेल्स टैक्स लगा दो, जो तकरीबन आज की कीमत के हिसाब से 50। लाइन भी ड्रॉप हो गई है और वक्त भी हमारा खत्म हो गया। मुज़म्मिल असलम साहब साथ रहे हमारे, उनका शुक्रिया। लेकिन जो सूरत हाल मईशत की वो खींच रहे हैं नक्शा, वो तो कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। तो हम उम्मीद ही बस दुआ ही कर सकते हैं कि कुछ सूरत हाल में बेहतरी आ जाए। लेकिन उनका ये कहना है कि इस वक्त जो मईशत के इक़दाम हैं वो बिल्कुल भी दुरुस्त सिमत में नज़र नहीं आ रहे हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में भी मईशत के मामलात पर हमारी नज़र आएगी। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना ख्याल रखिए, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।